देख रहे हैं राष्ट्रप्रथा। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में सरकार। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी घोषणा, स्थानीय चेहरे पर दांव लगाएगी आम आदमी पार्टी। अपना दल के खिलाफ और तेज हुए हेमंत चौधरी के बागी सुर, अनुप्रिया पटेल पर लगाए गंभीर आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना षड्यंत्र फैलाने का उपकरण। और उड़ान भरने के दौरान इंडिगो फ्लाइट के इंजन में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले गुजरात के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आई। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई कि आज कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सरकार की एक कमेटी गठन का ऐलान कर सकती है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर हर पहलू पर गौर भी किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब से दोनों ही पार्टी बचती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। असली मुद्दों पर बीजेपी बात कर नहीं रही है। बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई पर बीजेपी चर्चा नहीं करती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुजरात की जनता ने इस बार बदलाव की ठान ली है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव खेलने जा रही है, वहीं केजरीवाल भी पूरी तैयारी में है। केजरीवाल ने कहा कि जनता से पूछकर सीएम उम्मीदवार का ऐलान हम करेंगे। वहीं गुजरात चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा दांव चला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरे के साथ चुनाव में उतर सकती है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम पद के उम्मीदवारों के लिए जनता से राय मांगी है। केजरीवाल ने सूरत में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैं गुजरात के लोगों से जानना चाहता हूं कि अगला सीएम कौन होना चाहिए। इसके लिए हम एक नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। लोग 3 नवंबर शाम 5 बजे तक अपनी राय रख सकते हैं। इसके बाद 4 नवंबर को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगी। इससे पहले माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 1 नवंबर को गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव 2 चरणों में होंगे और हिमाचल चुनाव की तरह इसके नतीजे भी 8 दिसंबर को आ सकते हैं। गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान 1 या 2 दिसंबर को होंगे, वहीं दूसरे चरण के मतदान 4 या 5 दिसंबर को हो सकते हैं। तो केजरीवाल की तरफ से भी आज ये बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने मेल जो है वो जारी किया और उस पर लोगों से राय मांगी कि सीएम पद के लिए किसका चेहरा आगे निकल कर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपना दल युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हेमंत चौधरी की बगावती सुर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं और आज एक बार फिर बस्ती जनपद पहुंचे। हेमंत चौधरी ने बात करते हुए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। 2 दिन पहले दिए गए बयानों पर कायम रहते हुए अपना दल युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि वर्ष 2015 में जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, तब उन्हें लगा था कि सोनेलाल पटेल की आदर्शों पर चलकर वह भी देश सेवा कर सकेंगे, मगर मियां बीवी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर अपना दल पार्टी को खुद में ही सीमित करके रख दिया है और कार्यकर्ता और नेता सिर्फ उनके मोहरा बनकर रह गए हैं, जिनमें से एक वे भी हैं और उनका भी आशीष पटेल ने खूब इस्तेमाल किया है। हेमंत चौधरी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने पर उनसे
26,000 रुपए सिर्फ अनुप्रिया पटेल से मिलने के लिए आशीर्वाद के स्वरूप में दिया गया था और इसका विरोध करने के बाद उन्हें आलाकमान के गुस्सों का शिकार भी होना पड़ा था और प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद से ही उनके दिल में लगातार चिंगारी धधक रही है और अब उन्होंने अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। वह लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं किस तरीके से अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक आज का दूसरा दिन था। वहीं आज बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य एकत्र हुए और इस दौरान आतंकवाद से बचने के लिए लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। इस विशेष बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली में आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीटीसी की इस विशेष बैठक के लिए आज दिल्ली में आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर हुई, जो कि यूएनएससी की सदस्य देशों के आतंकवाद के महत्वपूर्ण और उभरते हुए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए काफी काम किया। हाल ही के वर्षों में आतंकवाद समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों की तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। वे स्वतंत्र, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। जयशंकर ने कहा कि समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से प्रचार, कट्टरता और षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी और आतंकवादी समूहों के टूलकिट में शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। दिल्ली से बैंगलोर जाने वाले इंडिगो फ्लाइट में आज बड़ा हादसा हुआ। इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लगने से विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। जब खिड़की से इंजन में लगी आग को यात्रियों ने देखा तो सभी में घबराहट फैल गई। विमान में उड़ान भरने के दौरान की इंजन में आग लगी थी। हालांकि आग लगने के बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के संबंधों में इंडिगो एयरलाइंस की ओर से ये बयान आया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली से बैंगलोर जा रही फ्लाइट को उड़ान भरने के दौरान तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद फौरन पायलट ने टेक ऑफ को स्थगित कर दिया। एयरलाइन की ओर से बताया गया कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित है। एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट ऑपरेशन के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, और कुछ नहीं। मम्मी मम्मी, सिर्फ वंडर और बाकी मसाले? और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान बिहार से एक दुख भरी खबर सामने आई। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाते वक्त लगी आग से 50 लोगों की झुलसने की खबर सामने आई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस वाले भी पहुंचे, जहां वो भी उस आग में झुलस कर घायल हो गए। मीडिया में आई खबर के अनुसार बिहार के औरंगाबाद के तेली मोहल्ले में ये घटना हुई है। शहर का ये इलाका अत्यंत तंग इलाके में आता है। शुक्रवार की रात औड़िया गली में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। घटना के दौरान महिलाएं छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रही थी। प्रसाद बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में गैस लीकेज भी कर रही थी, जिसने आग पकड़ ली और जोरदार धमाके से सिलेंडर फट गया। इस आगजनी की घटना में वहां मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और जिससे लगभग 50 लोग आग के काबू में आ गए और आग के काबू में आने से वे झुलस गए। इस दौरान आग पर काबू पाने पहुंचे पुलिसकर्मी भी उसकी चपेट में आ गए। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना की पूजा की जाती है और इस खास दिन गुड़ की खीर, रोटी और केले से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं खरना के दिन शाम में ही खीर का प्रसाद ग्रहण करती हैं और साथ ही आज वो नमक या अन्य अन्न में हाथ नहीं लगा सकती है। खीर खाने के बाद ही व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। खरना के दिन भी पवित्रता और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। वहीं कई जगह आज ही के दिन छठ का प्रसाद ठेकुआ सब भी तैयार कर लिया जाता है। शहरों में मिट्टी के चूल्हे नहीं मिलने पर गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है, बशर्ते वो नया और शुद्ध होना चाहिए। तो छठ का प्रसाद बनाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के कारण 50 से ज्यादा लोग उसमें झुलस गए। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन सबके बीच खबर ये आई है कि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। पहला चरण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को हो सकता है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। वहीं 8 दिसंबर मतगणना होने की संभावना है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 उम्मीदवारों को घोषणा की गई है। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी को ये कड़ी टक्कर देने की तैयारियों में भी जुट गई है। गुजरात में कांग्रेस कई समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी गुजरात दौरे कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। मध्य प्रदेश में स्थित छिंदवाड़ा के ननंदवाड़ी चौकी के ढोलन खापा ग्रामीणों ने जादू टोने के शक में 3 युवकों को बेरहमी से पीट दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों को आशंका थी कि जादू टोना की वजह से पिछले दिनों गांव में 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जादू टोने की शक में ग्रामीणों ने बालापुर गांव और ढोलन खापा गांव के 3 लोगों को ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर जमकर पिटाई की, जिसके चलते एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक ननंदवाड़ी ग्रामीणों में बीते 2 महीनों में अलग अलग कारणों के चलते 4 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौत के बाद ग्रामीणों को आशंका थी कि गांव में कोई जादू टोना कर रहा है, जिससे ग्राम ननंदवाड़ी के लोगों की मौत हो रही है। इस बात को लेकर गुरुवार को पंचायत की बैठक भी बुलाई गई थी,
जिसमें ढोलन खापा, बालापुर और नननवाड़ी के कुछ लोग भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने इन लोगों पर आरोप लगाया कि आप झाड़ फूंक के साथ गांव में जादू टोना भी कर रहे हैं। चर्चा के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया था कि ग्रामीणों ने अचानक इन लोगों पर सामूहिक रूप से हमला बोल दिया। इस घटना में बालापुर निवासी 55 वर्षीय के गोमा के घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ढोलन खापा के 35 वर्षीय दुमू उर्फ शेष राव को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढोलन खापा के ही पुन्नू को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है और इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के दौरान ननंदवाड़ी चौकी का स्टाफ वहीं पर ही मौजूद था। हालत बिगड़ने पर सिपाहियों ने घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पडनूना से एसडीओपी रोहित लिखारी, टीआई राकेश सिंह बघेल सहित पूरा बल पहुंचा और गोमा के शव और गंभीर रूप से घायल हुए दमू और पन्नू को पडनूना अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा और पुलिस ने घटना के बाद कुछ युवकों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल गुजरात के वलसाड में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना वलसाड के अतुल के पास हुई है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन से गाय को टक्कर लग गई थी, जिसके कारण ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। अगला हिस्सा टूट गया है, वहीं ट्रेन के इंजन के पास के निचले हिस्से में भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल कोई जान माल की क्षति की खबर नहीं आई है। वलसाड के वंदे भारत ट्रेन के साथ यह घटना सुबह करीब 8:17 पर हुई। एक्सीडेंट के बाद वंदे भारत ट्रेन 30 मिनट तक वहीं रुकी रही। 9:15 बजे के करीब ट्रेन को अतुल रेलवे स्टेशन से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सूचना के बाद रेल विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वंदे भारत ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने से पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई। तो आज सुबह ये वंदे भारत का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि गाय से टकराने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कोई जान माल का खतरा नहीं आया है फिलहाल निकल के, और करीब 30 मिनट तक वहां पर ट्रेन जो है वो रुकी रही। अलवर जिले के भिवाड़ी में गांव हमीरका गांव में दलित समाज के एक मंदिर में विवाद हो गया। अन्नकूट का प्रसाद फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक संदीप यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बाद में मंदिर में तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक दिन बाद बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय हुए और 27 अक्टूबर को दोपहर में भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन संदीप दायना, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभय सिंह बिधूड़ी, प्रधान जयप्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शेखपुर थाना पहुंचे। थाने का घेराव किया गया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामला 26 अक्टूबर का है। शिव मंदिर में दलित समाज के युवक भगवान गोवर्धन का प्रसाद बना रहे थे। इस दौरान एक पक्ष के 6 लोग वहां पहुंचते हैं, फिर उन्होंने प्रसाद उठाकर फेंक दिया। साथ ही मंदिर में पूजा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की गई। हमीरका गांव के रविंद्र कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और आरोप है कि थाना अधिकारी ने ना तो रिपोर्ट दर्ज की है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भाजपाइयों के सक्रिय होते हुए एसपी शांतनु कुमार ने आधा दर्जन से ज्यादा थाना अधिकारियों को शेखपुर भेजा। एएसपी विपिन शर्मा ने 24 घंटे में सभी आरोपियों को आश्वासन दिया और इस दौरान कांग्रेस विधायक संदीप यादव भी मौके पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक पर आरोपी पक्ष का बचाव करने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगाए। इस पर विधायक समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता में तीखी नोकझोंक देखी गई और मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव करवाया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। यहाँ स्पेशल कोरमा सिर्फ 2 लोग ही बनाते हैं, एक बब्बन दूसरा ये। 386 बस। अब देख ना ये लोग कोरमा बन के बाहर निकलेंगे। इनको समझ में काहे को नहीं आता रैपिडो बुक करना बोल के। एकदम स्मूथ सवार मस्के जैसे ट्रैफिक के बीचों बीच। सही पकड़े। तो सुन लो बब्बन की सलाह, हमेशा रैपिडो ही बुला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय नोटों पर श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाने वाले बयान के बाद पूरी तरह से विवादों में फंस गए हैं। इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान का मजाक भी बनाया। अब पूर्वी दिल्ली में भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि हर बल्लेबाज के बल्ले पर डॉन ब्रैडमैन की फोटो होनी चाहिए ताकि रन बन सके। गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी बातें कर सकता है। शायद मेरी माँ ने भी यही सोचकर वोट दिया था। पहली बार कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा तो दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, दिल्ली बदलेगी। ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आपको श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की तस्वीर नोटों पर लगानी चाहिए। इस बयान के बाद दिल्ली की जनता को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें बदलती हैं। तो साफ तौर पर गौतम गंभीर जो है वो आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए दिखे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सरकार नया प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि आप दिल्ली में मौलवियों को 18,000 रुपए साल का देते हो, मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारा को ग्रंथियों, चर्च के पादरियों को भी रुपए देने के बारे में सोच रहे हो, क्यों नहीं दिया? केंद्रीय मंत्री ने अपने गुस्सा जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल को फर्जी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले खुद को हिंदू बताते हैं। तो साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह बयान सामने आया जिस पर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना लगातार शुरू हो गया है। उनके और उनके परिवार पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। मुख्तार के सांसद भाई अफसाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि आए दिन एक एक कर बढ़ती ही जा रही है। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को देखने को मिला जब लखनऊ में गाजीपुर के सांसद अफसाल अंसारी की करीब 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोने ने बताया कि माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं 4 महीने में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों की करीब 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आज की कार्रवाई लखनऊ में हुई है जिसकी कीमत 12.5 करोड़ है और ये प्रॉपर्टी बंगला और जमीन की है। ये प्रॉपर्टी अफसाल अंसारी की पत्नी के नाम से दर्ज की गई है और इनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के जितने भी सहयोगी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की अधिक से अधिक संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि अफसार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उन्होंने अपने संगठित अपराध से अर्जित किए धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से भू संपत्ति अर्जित की थी। ये संपत्ति लखनऊ के मोहल्ला डालीबाग बटलरगंज एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 14 का है। इस प्लॉट का रुकबा इस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो की गई है और मुख्तार अंसारी की जो है वो मुश्किलें जो बढ़ती हुई दिख रही है, फिलहाल उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार सियासत गरमाई जा रही है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी को कूड़े के मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है और उसने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं। इस मुद्दे पर एमसीडी भी खुलकर सामने आई है। एमसीडी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें स्पष्ट की गई। एमसीडी के प्रेस और इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अमित कुमार ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और लैंडफिल साइट को लेकर आंकड़ा बताया। कहा, हम लैंडफिल साइट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओखला लैंडफिल साइट में कमी आई है। जो कूड़ा वह 1700 टन था, अब कम हो गया है। 16 नई लैंडफिल साइट खोलने की कोई योजना नहीं है और ना ही कोई जगह चिन्हित की गई है। 3 लैंडफिल साइट है, उनको कम करने और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सालों से दिल्ली वाले कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं और हम एमसीडी चुनाव अब नजदीक है, जिसके मद्देनजर रखते हुए सियासत भी तेज है। कूड़े के पहाड़ों के बारे में एमसीडी की तरफ से ये भी बताया गया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की 18 लाख मेट्रिक टन ऊंचाई कम की गई है, तो वहीं ओखला लैंडफिल साइट की चोटी की ऊंचाई 45 मीटर है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो सबसे ऊंची चोटी है वह 65 मीटर है और ओखला 45 लाख मेट्रिक टन कूड़ा है। हर दिन 11,000 टन कूड़ा दिल्ली में जनरेट होता है और इसका 75% प्रोसेस हर दिन होता है। कूड़े को प्रोसेस करने के लिए हर लैंडफिल साइट को पर मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे कूड़े को प्रोसेस किया जाता है। मौजूदा वक्त में ओखला में 14 मशीन है, वहीं वलसवा में 18 मशीन है और गाजीपुर में 12 मशीनें काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को गुजरात के वडोदरा जिले में 21,935 करोड़ रुपए की टाटा एयरवेज सैन्य परिवहन विमान निर्माण सुविधा की स्थापना की घोषणा की गई। इस घोषणा से लगभग 3 सप्ताह पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों के विस्तार के लिए नागपुर स्थित मिहान को चुनने की अपील की थी। नागपुर से लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर को एक पत्र टाटा समूह के प्रेसिडेंट को लिखा था। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मिहान में एक सेल्स बनाया है और मिहान के पास पर्याप्त SEZ और गैर SEZ भूमि है, जो टाटा समूह की कई कंपनियों के लिए मिहान और नागपुर के उत्कृष्ट बुनियादी ढांचों का लाभ उठाकर अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इतने ऑफर के बाद भी ये प्रोजेक्ट बाद में गुजरात के खातों में चला गया। वहीं गुजरात के अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उतर आई हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में अंतराल में 2 मेगा प्रोजेक्ट का गुजरात में ही आना कुछ ना कुछ खेल को दर्शाता है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को गुजरात के हिस्से में वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट आया था और अब टाटा एयरवेज वाला प्रोजेक्ट भी इसी के हिस्से में आया है। वहीं रक्षा सचिव अजय कुमार ने घोषणा की थी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरवेज डिफेंस एंड स्पेस गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2021 को 21,935 करोड़ रुपए की निवेश करने वाली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी थी।
फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।